नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देहरादून में आज धामी कैबिनेट की बैठक। दोपहर 12 बजे सचिवालय में होगी मीटिंग। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का रण। कांग्रेस ने जारी की सूची। देहरादून जिला पंचायत सदस्यों के लिए 15 प्रत्याशी घोषित। हरीश रावत के आरोपों पर भाजपा का पलटवार। कांग्रेस का काम आरोपियों को संरक्षण देना। हमारी सरकार में दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। ऋषिकेश में गंगा के तेज बहाव में बही मां बेटी। नहाने के दौरान हादसा। एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। मध्य प्रदेश से रामकथा सुनने आई थी दोनों। उत्तराखंड में फिर बिगड़ा मौसम। देहरादून, टिहरी, नैनीताल में भारी बारिश का येलो अलर्ट। कई जगह भूस्खलन से सड़कें बंद। मौसम विभाग ने की सतर्क रहने की। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून में आज दोपहर 12 बजे सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। मंत्रिमंडल की बैठक में पंचायती राज, ग्राम विकास, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, राजस्व, वित्त और आपदा प्रबंधन जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसके बाद कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मोहर लगेगी। देहरादून में आज दोपहर 12 बजे सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। मंत्रिमंडल की बैठक में पंचायती राज, ग्राम विकास, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, राजस्व, वित्त, आपदा प्रबंधन जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आज सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। कौन कौन से वो महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर आज चर्चा होने की संभावना, साथ ही किन निर्णयों पर आज मोहर लग सकती है? बिल्कुल श्वेता, बताते हैं कि आज धामी सरकार की एक महत्वपूर्ण बैठक हो जा रही है। कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जिसमें कई मुद्दे हैं, अहम मुद्दे हैं जिन पर फैसला लिया जा सकता है। जैसे ग्राम विकास हो, महिला सशक्तिकरण एवं बाल शिक्षा है, ऊर्जा है, आपदा प्रबंधन है, स्वास्थ्य है, राजस्व है एवं वित्त है। इन सारे बहुत सारे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर फैसला लिया जा सकता है। साथ ही अगर बात करें तो उत्तराखंड में इस समय चारों तरफ आपदा प्रबंधन के बहुत बड़ा बढ़ गया है, क्योंकि भारी बारिश के कारण उत्तराखंड में काफी जगहों पर रोड टूटे हुए हैं। तो इन सबको लेकर के, आपदा प्रबंधन से लेकर के बहुत सारे मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं आज की मंत्रिमंडल की बैठक में। श्वेता जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वहीं उत्तराखंड में हरिद्वार जिला छोड़कर बाकी 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मियां देखी जा रही हैं। सभी दलों के प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और इसी बीच कांग्रेस ने देहरादून जिला पंचायत सदस्यों की 15 सीटों के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी की है। देहरादून जिले में कुल जिला पंचायत की 30 सीटें हैं। भाजपा इन सभी सीटों पर पहले ही लिस्ट जारी कर चुकी है। बता दें 24 और 28 जुलाई को चुनाव के लिए मतदान होगा। 31 जुलाई को मतगणना की जाएगी। कपकोट क्षेत्र में नाबालिग बालिका से जबरदस्ती मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने
सत्ताधारी भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं इस पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने पलटवार करते हुए कहा कि यह मामला गंभीर है, लेकिन हरीश रावत द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। भाजपा सरकार में दोषी चाहे कोई भी हो, उस पर कार्रवाई होगी। हमारी नीति स्पष्ट है, ना किसी को बचाया जाएगा, ना ही छोड़ा जाएगा। देखिए, हमारे सीधा स्पष्ट संदेश है कि जो भी दोषी होगा उन पर कार्रवाई होगी और नियमों के तहत होगी। तो यहाँ पे किसी को बचने और बचाने का प्रश्न ही उठता नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी में चलता था और कांग्रेस पार्टी में ही ये नियत बनी है कि अगर हमारा व्यक्ति कोई गलत करेगा तो उसको जो है संरक्षण दिया जाएगा, लेकिन भाजपा में ऐसा नहीं। प्रदेश में बढ़ रही महिला अपराधों पर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने राज्य की बाल आयोग और महिला आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि महिला अपराधों को लेकर दोनों ही आयोग पिक एंड चूज करते हैं। उन्होंने कहा कि जब महिला अपराधों में यदि कोई भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी या नेता सम्मिलित होता है तो बाल आयोग और महिला आयोग आंखों पर पट्टी बांध लेता है। देखिए, उत्तराखंड राज्य का बाल आयोग हो या महिला आयोग, वो महिलाओं के खिलाफ और बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामले में पिक एंड चूज करता है। अगर कहीं किसी प्रकार से कोई अपराध ऐसा घटित हो रहा है जिसमें उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई लोग इन्वॉल्व है, अपराधी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है या भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है या सरकार से संबंधित है या सरकार के दायित्वधारी है, तो बाल आयोग और महिला आयोग आंखों में पट्टी बांध देता है, मुंह में पट्टी बांध देता है और कानों में रुई डाल देता है। न उसको दिखाई पड़ता है, न उसको सुनाई पड़ता है और न वो कुछ बोलता है। आप शुरू से लेकर के अब तक जितने पिछले 4 वर्षों में 8 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, ये नई सरकार में 3 साल में और पिछली 5 साल में जितने भी अपराध महिलाओं के खिलाफ या बच्चों के खिलाफ हुए हैं, उसमें कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी से संबंधित कोई है तो उसमें आप देखेंगे कि न महिला आयोग कोई बात कहता, न बाल आयोग कुछ कहता, न कोई कार्रवाई करता। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के 4 साल पूरे होने पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और एक और भाजपा सरकार इन 4 वर्षों को बेमिसाल बताते हुए अपनी उपलब्धियों का बखान कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसे पूरी तरह से विफल करार दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि धामी सरकार के दौर में महिला अपराध, 4 धाम यात्रा में अव्यवस्था और आपदा जैसी समस्याएं बढ़ी हैं और इसी राजनीतिक खींचतान पर उत्तराखंड क्रांति दल ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा और कांग्रेस सिर्फ एक दूसरे से लड़ने में लगे रहते हैं। यूकेडी नेता ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब भाजपा आरोप लगाती थी, अब भाजपा की सरकार है तो कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस और बीजेपी का लड़ने का ही काम है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो बीजेपी उन पे छीटाकाशी करेगी, बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस छीटाकाशी कर रही है। लेकिन ये देखो कि बर्बादी किसकी हो रही है। बर्बादी हो रही है हमारी जनता की, हमारे उत्तराखंड की बर्बादी हो रही है। अरे इनका तो लड़ने का ही काम है, क्योंकि दोनों सत्ताधारी पार्टी है ना। तो इसको हमारा उत्तराखंड क्रांति दल इनके अगेंस्ट है और हमारा उत्तराखंड क्रांति दल जनता के हित में लड़ रहा है। ऋषिकेश में सुबह ब्रह्मपुरी राम तपस्थली के पास मां बेटी स्नान के दौरान गंगा के तेज बहाव में बह गईं, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम का सर्च ऑपरेशन जारी है। जानकारी के अनुसार राम तपस्थली पर राम कथा का आयोजन हो रहा था। मध्य प्रदेश से आई मां बेटी सुबह राम तपस्या आश्रम के घाट पर स्नान करने गई थी और इसी दौरान वे दोनों गंगा के तेज धारा में बह गईं। टीम ने सर्च अभियान चलाया, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं लग सका है। बहाव अत्यधिक होने से टीम ने हरिद्वार जल पुलिस, एसडीआरएफ, अन्य बैराज स्टाफ को भी अवगत करवा दिया है। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां 2 सगे बेटों ने अपने ही पिता की न सिर्फ पीट कर हत्या कर दी, बल्कि सबूत मिटाने के इरादे से शव का आनन फानन में अंतिम संस्कार भी कर दिया। मामला रावली महदूद का है।
जहां मूल रूप से बिजनौर निवासी अशोक अपने परिवार संग रह रहा था। घरेलू विवाद के चलते बेटे सचिन और शिवम ने अपने पिता की बेरहमी से पीट कर मौत कर दी। मकान मालिक को कुछ संदेह हुआ तो उसने पुलिस को जानकारी दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो ना शव मिला और ना ही कोई साक्ष्य। जांच में सामने आया कि पिता की हत्या के बाद बेटों ने खुद ही शव का दाह संस्कार कर दिया। वहीं एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा ने बताया कि पुलिस को जब मकान मालिक से सूचना मिली तब तक शव का अंतिम संस्कार किया जा चुका था, लेकिन तहरीर और जांच के आधार पर दोनों बेटों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोनों आरोपी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। हंसिका यादव नाम की एक मृतका है। उनकी उम्र 21 साल की। उनकी निर्मम तरीके से गला रेत के प्रदीप पाल द्वारा निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। पहले ये दोनों लिव इन में रहते थे। ये दोनों ही सीतापुर उत्तर प्रदेश से आए थे और प्रेम प्रसंग बिगड़ जाने के कारण प्रदीप पाल ने बहुत निर्ममता से उनकी हत्या कर दी। चंपावत के देवीधुरा में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां वाराही धाम में मेला 5 अगस्त से 16 अगस्त तक आयोजित होगा। मुख्य आयोजन बग्वाल 9 अगस्त को पारंपरिक रीति से संपन्न किया जाएगा, जिसे लेकर देवीधुरा में एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी मनीष कुमार ने की। बैठक में मेला समिति के पदाधिकारी, विभिन्न जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी, व्यापार मंडल प्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि और नागरिकों ने भाग लिया। बैठक में यातायात व्यवस्था, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, ठहराव, आपदा प्रबंधन विषयों पर गहन चर्चा की गई। इस साल मेले में जो हमें एक्सपेक्टेशन है लगभग 1.5 लाख के करीब, 1 से 1.5 लाख के बीच में श्रद्धालुओं का आगमन होगा। तो हर साल ही इतने भारी संख्या में लोगों का आगमन यहाँ पे रहता है। तो उसी के दृष्टिगत सबसे इम्पोर्टेंट जो पुलिस व्यवस्था का पहलू है वो यातायात प्रबंधन है। उसमें हमने सीओ चंपावत को नोडल बना के इसमें बृहद स्केल पे यातायात प्लान बनाने जा रहे हैं। जो भी यहाँ पे वीआईपीज का आगमन होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होता है, तो उनके प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था इंश्योर की जाएगी। उसके अलावा श्रद्धालुओं में भारी संख्या में महिला तथा छोटे बच्चे इनका भी आगमन होता है, तो उनके सुरक्षा के दृष्टिगत भी महिला पुलिसकर्मी भी पर्याप्त संख्या में यहाँ पे तैनात किए जाएंगे। एसडीआरएफ और जल पुलिस की तैनाती जहाँ पर आवश्यकता होगी उस आवश्यकता के अनुसार हम लोग करेंगे। इस मेले को सफल बनाने के लिए जो बुनियादी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए और संसाधन जो यहाँ पर दिए जाने हैं, उसके संबंध में आज मेला समिति और जो हमारे विभागीय अधिकारी हैं उनको साथ लेकर के उस पर बैठक की है। मेला चूँकि अगस्त में होता है, उस समय वर्षा ऋतु भी रहती है, तो ऐसे परिस्थिति में कहीं कोई आपदा ना हो उसके लिए पहले ही तैयारियाँ जो हैं ये सब सुनिश्चित की जा रही हैं। साथ ही राज्य सरकार इस मेले के माध्यम से जो लाभकारी योजनाएं हैं और अन्य जो हमारी कार्य हैं उसको भी जो हमारे श्रद्धालु हैं उनके बीच ही पहुंचाना का कार्य किया जाएगा। द्वार के ज्वालापुर स्थित सैनी आश्रम के संचालन को लेकर के 2 गुटों में उपसा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मंगलवार को एक गुट से जुड़े लोगों ने प्रेस वार्ता की और आरोप लगाया कि कुछ लोग आश्रम पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान सैनी सभा के अध्यक्ष आदेश सैनी सम्राट ने कहा कि जिन लोगों ने सैनी आश्रम की आम सभा में मारपीट और बवाल किया, उन्हीं लोगों ने मंगलवार को फिर से आश्रम में जबरन घुसकर मारपीट और पत्थरबाजी की। मारपीट करने वालों में हथियारों से लैस कई बाहरी गुंडे तत्व भी शामिल थे। आरोप लगाया कि पूर्व में इन्हीं लोगों ने आश्रम के नाम पर अपने जेब भरने का काम किया। उन्होंने दावा किया कि 95% सैनी समाज के लोग उनके साथ हैं। कुछ असामाजिक तत्व सैनी आश्रम को और सैनी समाज को बदनाम करने पर तुले हुए हैं और अभी 6 तारीख में हमने एक कार्यक्रम किया था। उस कार्यक्रम में कुछ सोची समझी साजिश के तहत हमारे जो जिम्मेदार लोग थे पहले, वो ही असामाजिक तत्वों को हथियारों से लैस होकर आश्रम के अंदर आए और उन्होंने वहां पर मारपीट करी, हमारे रजिस्टर फाड़े, हमारा साउंड सिस्टम तोड़ा, जिसका प्रूफ सारा आश्रम के अंदर मौजूद है। पुलिस की वीडियोग्राफी में भी है, सीसी कैमरे में भी मौजूद है।
नैनीताल के कालाढूंगी से खबर है, जहां सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ग्रामवासियों की मांग पर उदयपुरी विशनपुर मार्ग के गड्ढे भरवाए। बता दें कि यह मार्ग पूरी तरह से खराब हो चुका था, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस रास्ते पर कई लोग गड्ढों की वजह से चोटिल भी हो चुके हैं। उत्तराखंड में इस साल बद्रीनाथ में रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्रियों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। अब तक 11,37,628 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। हालांकि इन दिनों धाम में गिने चुने तीर्थयात्री ही नजर आ रहे हैं। तो वहीं पिछले दिनों की बात करें तो भगवान बद्री विशाल के धाम में हर दिन 10,000 से अधिक तीर्थयात्री पहुंच रहे थे, जिस कारण नारायण धाम और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था। यात्रा के शुरू में तो यात्रा पिछले वर्ष के मुकाबले ठीक ठाक ही रही थी। यात्रा पर्याप्त संख्या में यात्री चारों धामों में पहुंच रहे थे, लेकिन ये बरसात का सीज़न शुरू होने के बाद थोड़ा यात्रा में व्यवधान पड़ा है, जिससे सभी कारोबारी और स्थानीय व्यवसायी थोड़ा मायूस हैं। लेकिन सरकार चाहे तो जिस तरह से ऑल वेदर रोड बना दी गई है और यात्रा मार्ग कुछ समय के लिए ही बाधित हो रहे हैं, इसका सही तरह से प्रचार प्रसार किया जाए और मार्गों की सही स्थिति की जानकारी यात्रियों तक पहुंचाई जाए तो फिर यात्रा अभी फिर और गति पकड़ सकती। देहरादून में स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में सैकड़ों साल पुराना पेड़ लगातार हो रही बारिश और तेज हवाओं की चपेट में आने से गिर गया। गनीमत रही कि पेड़ सोमवार को नहीं गिरा, क्योंकि इस दिन मंदिर में काफी भीड़ रहती है। वहीं पेड़ के एक हिस्से की चपेट में दुकान और मंदिर परिसर की पुलिस चौकी आई, जिसमें एक व्यक्ति घायल भी बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर कर्मियों ने सड़क से पेड़ को हटवाया। वहीं देहरादून में देर रात से ही झमाझम बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। देहरादून, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर जिले में आज भारी से भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के अन्य जिलों के कुछ क्षेत्रों में भी भारी बारिश देखी जा सकती है। कल 10 जुलाई से मौसम में सुधार आ सकता है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।